हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पार्ट 3 करेंगे, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। ये जो कहानी है इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के बनारस के पास में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और साहित्य लिखे हैं, जिसमें से ये एक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। देखिए, कार्निश होता है घर और छत के बीच में जो एक दीवार होती है, छज्जा टाइप का होता है, उसको कार्निश कहा जाता है। तो केशव का जो घर था उसके कार्निश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन थी श्यामा, दोनों क्या करते, उसको बहुत ध्यान से देखा करते थे कि वहाँ पे एक चिड़िया जो है वो आती और जाती है। सवेरे सवेरे दोनों आँख मलते ही वहाँ पर पहुँच जाते और चिड़िया को वहाँ बैठा पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दूध और जलेबी की सुध मतलब दूध और जलेबी खाना है, ये भी उनको याद नहीं रहता था। दोनों सुबह सुबह चिड़िया को देखने के लिए पहुंच जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। तो बच्चों के मन में ये तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, फिर उन बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला उन बच्चों के पास कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। उनकी जो अम्मा थी वो क्या करती थी, घर के काम धंधे करती थी, उनको उससे फुर्सत नहीं थी, मतलब उनके पास समय नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा घर के काम धंधों में व्यस्त रहती थी और उनके बाबूजी जो थे वो पढ़ने लिखने के कामों में व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो दोनों बच्चे क्या करते थे, आपस में ही बात करके सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो जो श्यामा अपने भाई से पूछती कि बच्चे निकलकर क्या फुर से उड़ जाएंगे, तो केशव जो है विद्वानों जैसे, यानी ऐसा लगता था कि बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, वो गर्व से कहता कि नहीं, पहले पर निकलेंगे यानी पहले पंख निकलेंगे, बगैर परों के यानी बिना परों के यानी बिना पंखों के कैसे जो बच्चे हैं वो उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। फिर श्यामा को इस बात की चिंता होती कि चिड़िया उन बच्चों को क्या खिलाएगी। तो ये जो पेचीदा सवाल था, केशव के पास इसका जवाब नहीं था। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। देखिए, 2-3 दिन इस तरह क्या हुआ, गुजर गए यानी बीत गए, और बच्चों की जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी, वो क्या हो रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते, मतलब व्याकुल हो उठते थे। फिर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि बच्चे जो है अब निकल आए होंगे। तो अब बच्चों के जो चारे का सवाल था कि बच्चे क्या खाएंगे, उनके सामने ये बात जो है आकर खड़ी हो गई कि वो क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। ये बातें जो है आपस में दोनों करते थे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। तो दोनों ने ये बात रखी कि चिड़िया को खाने के लिए वहाँ पर कुछ दाना रख दिया जाए। तो श्यामा जो है वो बहुत खुश हो जाती है कि अब उनको दाना के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। फिर केशव कहता है कि नहीं, जब हम यहाँ दाना रख देंगे तो वो कहीं और क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। इस तकलीफ मतलब इस दुख की तरफ या इस परेशानी की तरफ। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी बेचारी,
बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तो केशव बोलता है क्यों नहीं, उनको परेशानी तो हो रही होगी, बेचारों को प्यास लगती होगी और प्यास के मारे वो तड़पते होंगे, क्योंकि ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है, क्योंकि छज्जों के ऊपर क्या होती, छाया तो होती नहीं है, वो छत के बिल्कुल नीचे होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, धूप भी आती है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो दोनों ने ये फैसला लिया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना देंगे और पानी की प्याली यानी एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रख देंगे और थोड़े से चावल जो है रखने का जो प्रस्ताव था उसको भी स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव यानी बहुत ही मन से, बहुत ही लगन से। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। श्यामा ने क्या किया, अपनी माँ की आंख से बचकर मटके से थोड़ा सा चावल निकाल लाई और केशव ने क्या किया, जो पत्थर की प्याली थी उनके घर में जिसमें वो लोग तेल रखते थे, तेल को क्या किया, चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसको खूब अच्छे से साफ करके उसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। तो बच्चों के सामने अब ये समस्या थी कि ऊपर छांव करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए और फिर कपड़े को ऊपर टिकाने के लिए क्या चाहिए, उनको छड़ी भी चाहिए, क्योंकि बिना छड़ी के कपड़ा जो है वो ठहरेगा ही नहीं। ऐसे छड़ियाँ लगा के फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे कपड़ा लगा देंगे ताकि छाँव हो जाए। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन मतलब उसके मन में ख्याल आते, फिर वो कहता नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस बात को क्या कहा जाता है, उधेड़-बुन कहा जाता है। मतलब पहले मन में ही कुछ ख्याल बुनना, फिर उनको टाल देना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। फिर इस समस्या का हल भी जो है वो निकल गया। उसने श्यामा को क्या कहा कि जिस टोकरी में कूड़ा फेंकते हैं उसको उठा लाओ और अम्मा जी को मत बताना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। तो श्यामा ने कहा कि वह जो टोकरी है वो बीच से क्या है, फटी हुई है, क्या उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। सुराग बंद करने की मतलब कि उसका जो छेद है वो बंद करने की कोई हिकमत यानी कोई तरकीब निकालूंगा, कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो केशव ने क्या किया, जो टोकरी में छेद था उसमें क्या किया, थोड़ा सा कागज ठूस दिया, कागज भर दिया और टोकरी को क्या किया, एक टहनी से टिका दिया और फिर क्या बोला कि देख ऐसे ही मैं आड़ कर दूंगा घोंसलों पर, तब धूप कैसे जाएगी। और ये सुनकर श्यामा ने सोचा कि भैया जो है वो कितने ज़्यादा चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर यानी अपने ऑफिस या अपने कार्यालय गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो गर्मी का दिन था और उनके बाबूजी थे वो दफ्तर गए हुए थे। अम्मा जी क्या थी, दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आने वाली थी। तो बच्चों ने क्या किया, ऐसे ही सोने का नाटक किया और फिर जैसे ही उनको पता चला कि उनकी अम्मा जी अच्छे से सो गई हैं, तो दोनों चुपके से उठे और दरवाजे की सिटकिनी यानी कुंडी खोलकर बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत के लिए तैयारियां करने लगे। केशव जो है कमरे से एक स्टूल उठा लाया, मतलब एक टेबल उठा लाया, एक मेज़ उठा लाया, लेकिन उनसे काम नहीं चला। शायद वो छोटी पड़ रही होगी तो इससे उनका काम नहीं चला। तो उन्होंने क्या किया, नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दिया। तो जैसे यहाँ पर रखा हुआ है ना, ये स्टूल के नीचे जो है एक चौकी रखी हुई है, तो ऐसे ही वो लाकर इसके नीचे रख दिया और डरते डरते क्या किया, वो स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण
जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो जो स्टूल था उसकी चारों टांगें बराबर ना होने के कारण क्या होता, जिस तरह दबाव पड़ता वो स्टूल थोड़ा सा हिल जाता था, तो उससे क्या होता, थोड़ा गिरने का खतरा हो जाता था। तो केशव को इससे परेशानी हो रही थी, तो वो कार्निस को जोर से अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता था, क्योंकि अगर वो तेज़ डांटता तो अम्मा जी भी सुन सकती थी। इस वजह से वो दबी आवाज़ में डांटता कि अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। उसका ध्यान ऊपर क्यों था, क्योंकि उसका मन क्या कर रहा था, उसका मन तो अंडे देखने में लगा हुआ था कि वो कब अंडों को देखेगी। इस वजह से उसका ध्यान जो है उधर चला जाता, उसके हाथ जो थे वो ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै भैया कै बच्चे हैं भैया? तो केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया जो थी वो उड़ गई और केशव ने क्या देखा कि वहाँ पर थोड़े से तिनके पड़े हुए हैं और वहाँ पर कितने अंडे हैं, 3 अंडे हैं। लेकिन जैसे घोंसले उन्होंने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। और श्यामा ने नीचे से क्या पूछा कि भैया कितने बच्चे हैं? केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। फिर श्यामा कहती है, भैया जरा मुझे भी दिखा दो कि अंडे जो हैं कितने बड़े हैं। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। चिथड़े यानी जो बेकार कपड़े हैं। फिर केशव बोलता है कि जो बेकार कपड़े हैं, चिथड़े, उनको ले आ, मैं बिछा दूं, क्योंकि अंडे जो है वो तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। फिर श्यामा क्या करती है, अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लेकर आती है और केशव ने झुककर, क्योंकि केशव क्या था, वो स्टूल पर चढ़ा हुआ था, तो उसको कपड़ा पकड़ने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। तो उसने झुककर उसको ले लिया और फिर उसको कई तह लगाकर एक गद्दी बना दी और फिर क्या किया, तिनकों पर बिछाकर धीरे से अंडों को उठाकर उसके ऊपर रख दिया। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। फिर केशव कहता है कि नहीं, पहले टोकरी दो, छाया कर दो, फिर दिखा दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। फिर केशव ने कहा कि जा दाना और पानी की प्याली जो है उसको लेकर आ, मैं उतर जाऊंगा, फिर तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता यानी धीरे से। वो उसको रख कर, दाने और पानी की जो कटोरी थी उसको रख कर धीरे से उतर आता है। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। फिर श्यामा कहती है कि नहीं, तुम नीचे से पकड़े रहना, मैं नहीं गिरूंगी। केशव कहता है, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो जब वो बोलती है कि भैया मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना, तो केशव कहता है कि क्या करेगी, अगर तू गिर गिरा गई तो अम्मा जी मेरे को बहुत मारेंगे, मेरी बहुत पिटाई करेंगे और मेरी चटनी बना देंगी कि तूने ही चढ़ाया था। और फिर वो कहता है, क्या करेगी देखकर, अंडे तो अब आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी, तो चिड़िया वहाँ पर आती और बगैर बैठे यानी बिना बैठे ही उड़ जाती थी। तो केशव को ये देखकर उसको ये लगा कि शायद वो उनके डर से चिड़िया वहाँ नहीं बैठ रही है। तो उसने क्या किया, स्टूल को उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहाँ की थी वहाँ ले जाकर रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो श्यामा थोड़ा सा रोते हुए ऐसे बोलती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, अब मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा,
कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव कहता है, और गिर पड़ती तो सर चार ना हो जाते। फिर वो बोलती है कि मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो केशव कहता है कि अगर गिर जाती तो तेरे सर जो है वो फट के चार हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? तो इतने में धीरे से कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और अम्मा जो है धूप से बचते हुए कहती है कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि इस समय बाहर मत निकलना। और किवाड़ यानी दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। तो जब अम्मा ने पूछा कि दरवाज़ा किसने खोला, तो श्यामा को तो ये बात पता थी, लेकिन उसने अम्मा से बात नहीं कही क्योंकि उसको ये डर था कि भैया जो है वो पिट जाएंगे। और केशव जो है उसको मन ही मन में ये डर खाया जा रहा था कि श्यामा कहीं अम्मा से कह ना दे, क्योंकि केशव ने उसको अंडे नहीं दिखाए थे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि श्यामा जो है अपने भाई से लगाव के मारे, प्रेम के मारे चुप थी, या फिर वो इस काम में बराबर की हिस्सेदार थी, इस वजह से वो चुप थी। इसका फैसला जो है नहीं किया जा सकता। शायद ये दोनों ही बातें थी कि श्यामा ने अम्मा से ये बात नहीं बताई। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। फिर माँ ने क्या, दोनों को डांट कर कमरे में बंद कर दिया और फिर उन्हें पंखा झलने लगी, यानी पंखे से हवा करने लगी। और इस समय दोपहर के 2 बज रहे थे और तेज़ लू चल रही थी। गर्मियों में जो हवा चलती है ना, एकदम गर्म हवा, उसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो ये चल रही थी। अब दोनों बच्चों को क्या थी? नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। यकायक मतलब अचानक से। तो 4 बजे श्यामा की नींद जो है वो अचानक से खुली, किवाड़ यानी दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई। फटाफट वो भाग के कार्निस के पास आती है और ऊपर की तरफ ताकने यानी देखने लगती है। टोकरी का पता ना था। जो टोकरी थी वो वहाँ पर नहीं थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो जब उसकी नज़र नीचे पड़ी, उसने देखा कि अंडे जो है वो नीचे पड़े थे। तो अपने भाई को जाके बोलती है कि भैया अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे जो है वो उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव जो होता है वो भी घबरा जाता है ये सुनकर। वो फटाफट बाहर निकल कर आता है और देखता है कि जो अंडे हैं वो टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने सी चीज़, मतलब कोई सफ़ेद सफ़ेद कुछ चीज़ जो है वो बाहर निकल आई है। और पानी की जो प्याली थी, कटोरी, वो भी क्या है, एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसके चेहरे की जो रौनक थी वो चली गई। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। ये सहमी हुई मतलब डरी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो श्यामा पूछती है कि बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण मतलब बहुत ही दया भाव से, जो मन में दया आती है। तो केशव ने ऐसे बहुत ही दया भाव से कहा कि अंडे तो फूट गए। श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? तो पूछती है कि अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। केशव कहता है कि तेरे सर में गए। देखती नहीं है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। उजला उजला मतलब सफ़ेद सफ़ेद। तो वो कहता है कि देख नहीं रही है कि अंडों में से उजला उजला यानी सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल आया है, और यही जो पानी था यही 2-4 दिन में क्या करते, बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी मतलब एक डंडा उनके हाथ में था, वो लिए उन्होंने पूछा कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया।
उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब श्यामा ने जब देखा कि अंडे टूट गए हैं तो उसको केशव पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उसको ये लगा कि शायद उसी ने अंडों को इस तरीके से रखा होगा कि वो नीचे गिर पड़े। तो वो चाहती थी कि अब इसको सज़ा मिले। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन खड़ा रहा। और केशव जो था इस टाइम पे क्या था, बहुत ही डरा हुआ भीगी बिल्ली बनकर जो है अम्मा जी के सामने खड़ा रहा। माँ बोलती हैं कि तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो वो सवाल करते हैं कि उतने ऊपर तू आखिर गया कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा कहती है कि चौकी पर हमने स्टूल रखा, फिर उसके ऊपर फिर चढ़ गए। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? फिर केशव कहता है कि स्टूल को तूने ही पकड़ा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। फिर श्यामा कहती है कि भैया तुमने ही तो कहा था स्टूल को पकड़े रहो। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। फिर उनकी माँ कहती है कि तू इतना बड़ा हो गया लेकिन तुझे अभी तक ये नहीं पता कि अगर चिड़िया के अंडों को हम छू देते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोलती हैं, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो अम्मा जी बोलती हैं कि केशव को इसका पाप पड़ेगा क्योंकि उसने 3 जाने ली हैं। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो वो रोने शक्ल बना लेता और कहता है कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अफसोस मतलब पछतावा होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। जोग में मतलब अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी और उसको याद कर करके कभी कभी वो रो भी पड़ता था। और इसके बाद से ये जो दोनों चिड़िया थी उसके बाद से वहाँ पर वो कभी नहीं दिखाई दी। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है ये समाप्त होती है। तो इसका सारांश यही निकल कर आता है कि दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम थे, वो नादान थे, उनको नहीं पता था कि चिड़िया के अंडों को छूने से वो ख़राब हो जाते हैं और चिड़िया उनको गिरा देती है। वो उनकी हिफाजत करने के चक्कर में उन्होंने उनको छुआ, जिसकी वजह से चिड़िया ने उसे क्या किया, गिरा दिया। तब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो देखिए, केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे और घोंसला कैसा होगा। तो ये जो कुछ सवाल थे बच्चों के मन में उठते थे और वे दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दे लिया करते थे क्योंकि उनकी अम्मा जी को घर के काम धंधों से ही फुर्सत नहीं थी और उनके बाबूजी को पढ़ने लिखने कामों से फुर्सत नहीं थी। तो बच्चों के पास इन सब प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से दोनों क्या करते थे, आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? तो देखिए, केशव ने चिथड़े और टोकरी इसलिए मंगाकर रखे थे क्योंकि उनको ये लगता था कि चिड़िया और उनके अंडों को क्या होती है, धूप लगती है। तो धूप से बचाने के लिए उसने चिथड़े और टोकरी जो है वो मंगाकर रखे थे। चिथड़ों के ऊपर उसने क्या किया था, उसको तह लगाकर उसके ऊपर अंडों को रख दिया था और टोकरी से उसने उस पर छाँव कर दी थी। और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखा क्योंकि उनको ये लगता था कि चिड़िया जो है वो गरीब है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगी, उसको चारे के लिए कहीं और जाना पड़ता है। तो इसलिए दोनों ने दाना पानी मंगाकर वहाँ पर रख दिया ताकि चिड़िया को कहीं और ना जाना पड़े और वो अपने बच्चों को खाना जो है वो खिला सके। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो देखिए, केशव और जो श्यामा थे उन दोनों ने क्या किया, चिड़िया के जो अंडे थे उनकी रक्षा करने की कोशिश की, परंतु उनको ये नहीं पता था कि चिड़िया के अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उनको खुद ही गिरा देती है, तोड़ देती है। तो उन्होंने रक्षा करने की कोशिश की थी परंतु
उनको इस बात का ज्ञान ना होने के कारण ये क्या हो गई, एक नादानी हो गई। अब यहाँ कहानी से आगे देखिए कुछ प्रश्न है। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो इन लोगों ने कैसे कैसे अनुमान लगाए थे, तो इन्होंने अनुमान लगाया था कि अब उन अंडों से जो है बच्चे निकल आए होंगे और चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे जो हैं चू चू करके मर जाएंगे और उनको धूप से कष्ट भी होता होगा। और तो अगर हम बात करें कि श्यामा और केशव की जगह हम होते तो हम भी ये अनुमान लगाते कि उन तक कोई दूसरे जानवर जो है वो ना पहुँचे और उनको बरसात से या धूप से और जो भी चीज़ है उनसे उनकी रक्षा करे। तो ये सब अनुमान जो है हम लगाते हैं। दूसरा प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। क्योंकि देखिए माँ के सोते ही दोनों इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि वो चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहते थे, क्योंकि अगर उनको माँ को पता होता तो वो चिड़िया के अंडों को कभी हाथ नहीं लगाने देती। परंतु माँ के पूछने पर भी दोनों ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन दोनों को ही पिटाई होने का या डांट पड़ने का डर था। प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो इस कहानी का जो शीर्षक प्रेमचंद जी ने दिया वो है नादान दोस्त। और इसको हम लोग और क्या क्या शीर्षक दे सकते हैं, तो इसको हम लोग दे सकते हैं कि बच्चों की नादानी या नादान बच्चे, इस तरह के कुछ शीर्षक जो है हम वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी समाप्त हो गए। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।